नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली वर्चुअल चुनावी रैली में योगी सरकार की उपलब्धियों और रोजाना की जो विकासशील योजनाएं हैं उनको गिनाया। देश की रक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सोमवार को जयपुर यात्रा पर जाएंगे। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस दौरान संसद परिसर में कई नेताओं की चहल पहल देखी गई। देश में लगातार बढ़ती कोरोना मृतकों की संख्या ने लोगों को एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। साल के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली वर्चुअली चुनावी रैली में योगी सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं गिनाई। इसके साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर की 21 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को वर्चुअली संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा प्रदेश मुख्यालय में स्थापित वर्चुअल स्टूडियो से रैली में शामिल रहे। पीएम को सुनने के लिए नोएडा समेत तमाम जिलों में काफी संख्या में भाजपा समर्थक मौजूद रहे। वर्चुअल रैली के प्रभारी अनूप गुप्ता ने बताया कि 5 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों में 98 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के जरिए भाषण का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इसी तरह 98 स्थानों पर 49,000 लोग पीएम मोदी का भाषण सुन रहे थे। इन जिलों के 7,878 बूथों पर शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और लाभार्थी और आम जन भी टीवी पर मोदी को सुन रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम होने हैं और वहां के स्मार्टफोन धारकों को भी जॉन चौपाल रैली के लिए लिंक भेजे गए। इसके अतिरिक्त प्रदेश भर से कार्यकर्ता और सभी लोग प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए सुना जा रहा है। देश की रक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सोमवार को जयपुर यात्रा पर जाएंगे। वे जयपुर स्थित सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान मुख्यालय में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। जनरल नरवणे को कमांडरों द्वारा सेना की सुरक्षा तैयारियों की जानकारी दी जाएगी। जनरल नरवणे ने 15 जनवरी को सेना दिवस के मौके पर कहा था कि यदि चीन ने युद्ध थोपने की कोशिश की तो भारत की जीत होगी। थल सेना प्रमुख ने कहा कि भले ही चीन के साथ वार्ता चल रही है और कई जगहों पर विवाद खत्म हो गया है, लेकिन एलएसी पर खतरा बरकरार है। जनरल नरवणे ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख ने कहा कि पूर्वी लद्दाख से सटी वास्तविक नियंत्रण सेना पर विवाद की जड़ चीनी सेना का बड़ा जमावड़ा है। चीनी की सेना जमावड़े के बाद भारत ने भी 25,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती पूर्वी लद्दाख में कर दी है। भारत पिछले 1.5 साल के मुकाबले आज चीनी सेना से निपटने में अच्छी स्थिति में है। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस दौरान संसद परिसर में कई नेताओं की चहल पहल देखी गई। इन सब में एक तस्वीर सबके सामने जो आई है वह है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव की, जो सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल संसद के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते समय स्मृति ईरानी और मुलायम सिंह यादव आगे पीछे निकल रहे थे। इस दौरान स्मृति की नजर मुलायम सिंह यादव पर पड़ी। मुलायम को देखते ही स्मृति ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, लेकिन उस समय मुलायम सिंह यादव को सीढ़ी पर उतरने में दिक्कत हो रही थी और यह देखते ही स्मृति ईरानी ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की। हालांकि बाद में सुरक्षाकर्मी भी वहां पहुंच गया और मुलायम सिंह को पकड़ लिया। इसके अलावा स्मृति ईरानी की एक और तस्वीर आई है। इसमें वह राहुल गांधी की तरफ एक बार देखी, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। लोकसभा की सीढ़ियों पर दोनों नेता अलग अलग छोर पर खड़े दिखते हैं। एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के पास खड़े दिखते हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ बात करती हुई दिख रही हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी संसद में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को सहारा देते हुए दिखे। हालांकि दोनों नेताओं में कुछ देर बात होती भी दिखी।
देश में लगातार बढ़ती कोरोना मृतकों की संख्या ने लोगों को एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में 2,09,918 लोग संक्रमित हो गए, जबकि 959 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 2,62,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। सक्रिय मामलों की बात करें तो यह अभी भी 18 लाख के पार है, यानी कि देश में कुल 18,31,268 लोग अब भी संक्रमित है। वहीं सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि कोरोना मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बीते एक सप्ताह के आंकड़े देखे जाएं तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना अपने पुराने रूप में आने लगा है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या पिछले साल की तरह यह वायरस कहीं मौत का तांडव तो नहीं मचाएगा। संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। साल के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संबोधित किया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करी उन्होंने, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में विपक्ष के कई बड़े नेता जो थे उपस्थित थे। बैठक संपन्न होने के बाद लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सभी दलों के नेताओं ने आश्वासन दिया है कि इस महत्वपूर्ण बजट सत्र में वे संसद को चलाने में सहयोग करेंगे। मैंने उनसे यह भी आग्रह किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर व्यापक चर्चा की जा सकती है। हम देश के मुद्दे भी उठा सकते हैं और चर्चा हो सकती है। कांग्रेस लोकसभा सांसदों की बैठक आज शाम 5 बजे संसद में कांग्रेस संसदीय दल कार्यालय में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को पेश किया। इसी के साथ हंगामा के चलते लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने पेगासस के मुद्दे पर सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है। यह सरकार सदन सुप्रीम कोर्ट लोगों को गुमराह कर रही है और विपक्ष के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुद्दे को उठाएं। केंद्र सरकार इसके बारे में झूठ फैलाने का प्रयास कर रही है। थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी और जीडीपी 9% रहने का भी अनुमान जताया गया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली वर्चुअल चुनावी रैली में योगी सरकार की उपलब्धियों और रोजाना की जो विकासशील योजनाएं हैं उनको गिनाया। देश की रक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सोमवार को जयपुर यात्रा पर जाएंगे। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस दौरान संसद परिसर में कई नेताओं की चहल पहल देखी गई। देश में लगातार बढ़ती कोरोना मृतकों की संख्या ने लोगों को एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। साल के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को वाराणसी में 5 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की। सूची के मुताबिक वाराणसी के शिवपुर सीट से ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर प्रत्याशी होंगे। वहीं पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस सूची के साथ ही उन अटकलों पर भी विराम लग गया जिसमें कहा जा रहा था कि सुभाषपा अध्यक्ष शिवपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल शिवपुर विधानसभा से प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आशापुर लोहिया नगर कॉलोनी स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। रविवार को सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने बताया कि सपा के साथ गठबंधन के तहत पार्टी को 2 सीटें मिली हैं, जिनमें अजगरा और शिवपुर विधानसभा सीट शामिल है। जहूराबाद गाजीपुर से ओम प्रकाश राजभर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी हरदोई के संडीला विधानसभा और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे। सीतापुर के मिश्रिक सीट से मनोज राजवंशी मैदान में उतरे हैं।
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जितना चुनाव जीतने को लेकर चर्चा में रहते हैं, उतने ही अपने राजनीतिक संबंधों के लिए भी जाने जाते हैं। विपरीत हालातों में भी वे प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से 1980 से लगातार 9 बार विधायक चुने गए। वे राज्यसभा सदस्य बन गए तो उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं। प्रमोद तिवारी कहते हैं कि भाजपा सरकार फिर नहीं आ रही, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। 10 मार्च के बाद भाजपा सरकार नहीं रहेगी। भाजपा का आंतरिक मूल्यांकन भी ऐसा ही है। यही वजह है कि सामान्य निर्वाचन के बीच में विधान परिषद के चुनाव कराए जा रहे हैं। मैंने 42 साल के राजनीतिक जीवन में दोनों चुनाव एक साथ नहीं देखे। पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी में अपने तक प्रचार के लिए सामने नहीं आए हैं। यह इस बात का संकेत है कि प्रदेश में भाजपा सरकार दोबारा नहीं आएगी। जितने लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वे कम से कम 3-4 बार चुनाव हारे हैं। उन्हें पहले लग रहा था कि सपा या भाजपा अच्छा विकल्प है जिससे वे आसानी से सदन में पहुंच सकते हैं। मेरे पास अब जानकारी आ रही है कि कांग्रेस छोड़ने वाले पछता रहे हैं। रही बात पश्चिम के मलिक पिता पुत्र के कांग्रेस छोड़ने की, तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें वे रहे ना हो। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और उनके सोशल मीडिया मैनेजर वैभव गजेंद्र तुमाने को दस्तावेज लीक मामले में जमानत उन्होंने दे दी है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने मामले में जमानत दे दी। दोनों आरोपियों पर दस्तावेज लीक करने का आरोप है। बहस के दौरान सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि तुमाने ने वकील आनंद डागा से संवेदनशील रिपोर्ट एकत्र की और इसकी प्रतियां तैयार की गई और इसे दिल्ली के विभिन्न मतों पर भेजा गया। सीबीआई ने कहा कि आवेदक तुमाने को जांच में शामिल होने का नोटिस दिए जाने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुआ है। आवेदक का कानून की प्रक्रिया से बचने का इतिहास रहा है। इसके अलावा उसके द्वारा किए गए अपराधों के लिए कानून द्वारा निर्धारित सजा की गंभीरता को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि अगर वह जमानत पर जाता है तो वह इस अदालत की प्रक्रिया से बचने के लिए कोशिश कर सकता है। सीबीआई ने कहा कि यह पता चला है कि अवैध रूप से प्राप्त की गई रिपोर्ट डागा के पास पहले से ही उपलब्ध थी, जिसे उसने वैष्णव गजेंद्र तुमाने के साथ मिलकर साजिश के तहत एक नोट के साथ कई पतेदारों को परिचालित पोस्ट किया था। जांच को विफल करने की उसकी बड़ी साजिश थी। सीबीआई ने चार्जशीट में अपने तत्कालीन अधिकारी अभिषेक तिवारी, वकील आनंद दिलीप डागा और वैभव गजेंद्र तुमाने का नाम लिया है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के मालो सुपर बाजारों व अन्य दुकानों पर वाइन की बिक्री की इजाजत देने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। वयोवृद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि सरकार का यह दायित्व है कि वह लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करे, लेकिन यह मैं जानकर हैरान हूँ कि राज्य सरकार वित्तीय फायदों के लिए ऐसे फैसले ले रही है। इससे लोगों में शराबखोरी की लत लगेगी। महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री नवाब मलिक ने पिछले गुरुवार को कहा था कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में फल आधारित वाइनरी को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय होगी। इसके उलट सोमवार को आए समाजसेवी अन्ना हजारे के बयान में कहा गया कि सरकार का दायित्व है कि वह ड्रग्स शराब की लत से लोग हैं उनको मुक्ति दिलाएं। लेकिन यह देखकर दुख होता है कि सिर्फ राजस्व आय बढ़ाने के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। फैसले का विरोध करते हुए हजारे ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में सुपरमार्केट व किराना दुकानों पर वाइन की बिक्री का फैसला किया। यह फैसला महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र कांग्रेस व भाजपा में एक बार फिर से ठन गई है। इस बार महात्मा गांधी को लेकर दोनों पार्टी के नेता आमने सामने हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की महात्मा गांधी की हत्या व पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणियों पर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की पार्टी से बर्खास्त किया जाए। भाजपा नेता का यह पत्र तब सामने आया जब नाना पटोले की ओर से दिए गए एक भाषण में महात्मा गांधी की हत्या को वध करना बताया गया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली वर्चुअल चुनावी रैली में योगी सरकार की उपलब्धियों और रोजाना की जो विकासशील योजनाएं हैं उनको गिनाया। देश की रक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सोमवार को जयपुर यात्रा पर जाएंगे।
संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इस दौरान संसद परिसर में कई नेताओं की चहल पहल देखी गई। देश में लगातार बढ़ती कोरोना मृतकों की संख्या ने लोगों को एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। साल के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। यूपी में पूरे किए जनता से किए हुए वादे पूरे किए और आगे देखिए यूपी में फिर चलेंगी जरूर चलेंगी। मोदी योगी की फिर हवाएं सब गाए। हाँ भैया हाँ सबके मन की ये भाषा यहाँ दो दो है आशा। यही मोदी यही योगी यूपी योगी सहयोगी। सबके मन की ये भाषा यहाँ दो दो है आशा। यही मोदी यही योगी यूपी योगी सहयोगी। आएगी फिर से बीजेपी। योगी मोदी ऐसे कीमती मोती है, इनके होने से हिम्मत होती है। काशी विश्वनाथ देखो सवारा है, राम लला का भी मंदिर हमारा है। बिजली कनेक्शन हर घर में है, गांव गांव और शहर में है। डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है। सबके मन की ये भाषा यहाँ दो दो है आशा। यही मोदी यही योगी यूपी योगी सहयोगी। सबके मन की ये भाषा यहाँ दो दो है आशा। यही मोदी यही योगी यूपी योगी सहयोगी। आएगी फिर से बीजेपी। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बजट सत्र को फलदायी बनाएं। पीएम ने कहा कि हम सब इस सत्र को जितना अधिक फलदायी बनाएंगे उतना ही देश को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शेष वर्ग के लिए बेहतर अवसर होगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह सच है कि चुनाव सत्रों और चर्चाओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन मैं सभी सांसदों से अनुरोध करता हूं कि चुनाव चलते रहेंगे और आते जाते रहेंगे, लेकिन बजट सत्र इस साल का खाका खींच लेता है, इसलिए इसे फलदायी बनाएं। पीएम ने कहा कि बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। मैं इस सत्र से सभी सांसदों का स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक स्थिति में भारत के लिए बहुत सारे अवसर हैं। यह सत्र देश की आर्थिक प्रगति, टीकाकरण कार्यक्रम, मेड इन इंडिया, वैक्सीन के बारे में दुनिया में विश्वास जगाता है। पीएम ने कहा कि सभी सांसद व राजनीतिक दल खुले दिमाग से गुणवत्तापूर्ण चर्चा करें, देश को तेजी से विकास पथ पे ले जाने में मदद करें। इस सत्र में भी चर्चा और मुद्दे और खुले विचारों वाली बहस वैश्विक प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बना सकते हैं। यूपी में 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। इसी को देखते हुए कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी सोमवार से अपने डोर टू डोर अभियान की शुरुआत नोएडा से कर रही हैं। प्रियंका ने नोएडा में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत सेक्टर 26 स्थित कालीबाड़ी मंदिर पूजा करके की। इसके बाद उन्होंने नोएडा सेक्टर 26 क्लब में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इसके बाद सेक्टर 8 स्थित झुग्गी झोपड़ी में प्रचार करने के लिए निकलेंगी। नोएडा से कांग्रेस पंखुड़ी पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है। उन्हीं को वोट देने की अपील करने के लिए प्रियंका गांधी आज नोएडा में उन्होंने रैली की। यह खास है कि प्रियंका गांधी का पहला फिजिकल कैंपेन था। हालांकि इससे पहले वह फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से जुड़कर संवाद कर चुकी हैं। प्रियंका ने मंगलवार को दादरी में भी घर घर जाकर चुनावी प्रचार कर सकती हैं और नोएडा में प्रियंका समाज के विभिन्न वर्गों से मुलाकात, उनसे बातचीत भी की और कांग्रेस के पक्ष में लोगों से वोट भी मांगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रविवार को पूजा अर्चना के बाद जोशी मठ नरसिंह मंदिर से घड़ा को मंदिर समिति ने डिमरी पुजारियों को सौंपा, जिसके बाद
गाड़ू घड़ा योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर के लिए रवाना किया गया। 5 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर राज दरबार में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय की जाएगी। उत्तराखंड 4 धाम बद्रीनाथ धाम केदारनाथ मंदिर परिषद समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 5 फरवरी बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर राज दरबार में तय होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करने की प्रक्रिया के तहत रविवार को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने नरसिंह मंदिर जोशीमठ परिसर में गाड़ू घड़ा को योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर के लिए रवाना कर दिया। सोमवार को पूजा अर्चना के बाद गाड़ू घड़ा को पुनः जोशीमठ नरसिंह मंदिर लाया गया। 4 फरवरी को तेल कलश जोशीमठ से ऋषिकेश पहुंचेगा और 5 फरवरी को श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधि गाड़ू घड़ा तेल कलश को नरेंद्र नगर राज दरबार के सुपुर्द कर देंगे। गोंडा में तरमगंज और नवाबगंज मार्ग पर रानीपुर दुर्जनपुर पुल के अप्रोच मार्ग की खाई में सोमवार के श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप गिर गई। पिकअप में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 40 अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। सभी बहराइच जिले के निवासी हैं जो कि संगम स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक भी व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने व प्रभावित लोगों को हर संभव मदद और राहत प्रदान करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। पिकअप में लकड़ी का तख्त डालकर डबल स्टोरी सीट बनाई गई थी, जिस पर मुंडेरवा बहराइच के ठकुराइन प्रभा इकरौना और प्रयागपुर के कुछ लोग बैठकर प्रयागराज संगम स्थान के लिए जा रहे थे। तरफगंज थाने से 10 किलोमीटर दूरी पर दुर्जनपुर घाट पर अप्रोच मार्ग रानीपुर पहाड़ी स्थित पंडित जगत नारायण शुक्ल स्मारक महाविद्यालय के सामने तीव्र मोड़ बना हुआ है, जहां पर पहले रिफ्लेक्टर भी लगाए गए थे। थाने की पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगा रखी थी, जिससे चालक को दूर से ही मोड़ की स्थिति दिख जाती थी, लेकिन लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बीच रिफ्लेक्टर और पुलिस की बैरिकेडिंग तक गायब हो गई। लिहाजा घने कोहरे में प्रतिदिन गाड़ियां इस मोड़ पर पलट जाती हैं। कोरोना महामारी रोकथाम के लिए लगाई गई सप्ताहत पाबंदियों के समय में सरकार ने बदलाव कर दिया है। कारोबारियों की नाराजगी को देखते हुए सप्ताहत पाबंदियों अब शुक्रवार दोपहर 2 बजे के बजाय रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी ने गैर जरूरी आवाजाही पर सप्ताहन के दौरान 64 घंटों के बजाय 57 घंटों तक रोक लागू कर दी है। जम्मू समेत प्रदेश के कई जिलों में व्यापारी शुक्रवार 2 बजे से गैर जरूरी आवाजाही पर रोक के आदेश का विरोध कर रहे थे। नतीजन आदेश पर अमल नहीं हो पा रहा था। मुख्य सचिव की तरफ से जारी की गई निर्देशावली के तहत प्रत्येक शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक गैर कानूनी आवाजाही पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरी आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। प्रदेश में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले बिना लक्षण वाले वैक्सीनेटेड यात्रियों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा। हालांकि यात्रियों को इसके लिए वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना होगा। जिला उपायुक्तों का कहना है कि वह संबंधित जिलों में कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करवाएं। सभी दफ्तरों में कर्मचारियों में 2 गज की दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित कराने और गर्भस्थ महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की भी अनुमति दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।